दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों को एक ऐसे मोड़ पर मिलाती है जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। हंस या चांद। ये कहानी है कबीर की, एक खतरनाक, डराने वाला, लेकिन दिल के अंदर कहीं बहुत टूटा हुआ माफिया बॉय खोपड़ी फायर, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया कांपती है, जिसकी आंखों में किसी के लिए भी रहम नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी जिंदगी में आती है एक मासूम 16 साल की लड़की, जिसकी मुस्कान में सुकून है और आंखों में मासूमियत का समंदर। चेरी ब्लॉसम। वो नहीं जानती थी कि जिसे उसने मौत से बचाया है वही उसकी जिंदगी बदल देने वाला बन जाएगा। धीरे धीरे नफरत के साए में प्यार की चिंगारी जल उठती है। जहां एक तरफ अंधेरा है, वहीं दूसरी तरफ रोशनी की मासूम सी किरण। दोनों की तकदीरें आपस में बंध जाती हैं, एक ऐसे रिश्ते में जो खतरनाक भी है और बेहद रोमांटिक भी। दोस्तों, तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जहां प्यार, खतरा और जुनून तीनों साथ चलते हैं। इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय, प्यार जो मासूम भी है और जानलेवा भी। चैप्टर 1, बचने की दौड़। रात का सन्नाटा उस सुनसान रोड पर कुछ ज्यादा ही घना था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और घरों की अंधेरी सिलुएट दिख रही थी। हवाओं में किसी अनजाने भय की गंध थी। एक प्यारी सी लड़की, लगभग 16 साल की, नाजुक कद काठी और मासूम चेहरे वाली, अपने हाफ फटे वाले ब्राउन फ्रॉक में तेजी से दौड़ रही थी। फ्रॉक कभी सफेद थी, लेकिन अब मिट्टी और खून के दागों से रंग बदल चुका था। बीच बीच में कपड़े फट चुके थे, पर उसे इन सब बातों की फिक्र नहीं। उसकी फिक्र केवल एक ही चीज पर। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, पत्थर, झाड़ियां, अंधेरा, और हर बार उसका दिल जोर से धड़क उठता। कदमों की आवाज, किसी के कहर भरते श्वास की आवाज या झाड़ियों से उठती किसी अजीब खनक ने उसे बार बार ठिठका दिया। मन के अंदर एक सच्ची आवाज बार बार कहती, अगर वे पकड़ लेंगे तो खत्म हो जाओगी। इसलिए उसने फैसला किया, सड़क पर रुकना मौत के बराबर है। बेहतर है जंगल की ओर चली जाऊं, अंधेरे में कहीं छिप जाऊं। जंगल की ओर कदम बढ़ाते ही उसकी सांसें कटने लगी। दिल छाती से बाहर निकलने को है और हाथ कांप रहे थे। एक पल उसने सोचा, यहाँ छुपना है या फिर किसी जगह मदद ढूंढनी है, पर किसी तरह का निर्णय लेना उसके लिए मुश्किल था। वो रोना चाहती थी पर आंसू पोंछकर अपने आप को हिम्मत देती, नहीं, अभी रोने का वक्त नहीं, पहले बचना है, फिर कुछ सोचना। तभी सीन बदलता है और उसी अंधेरे जंगल की दूसरी तरफ एक आदमी दिखाई देता है, कड़वी सांसें लेता, औरतों बच्चों से दूर रहने वाला, खतरे की तरह खड़ा इंसान। वही आदमी जिसे इस शहर में लोग नाम से जानते हैं, कबीर। उसके कपड़ों के कई बटन टूट चुके थे, चेहरा बुरी तरह फटा चाटा और उसके मुंह से खून निकल चुका था। वो एक पेड़ से टेक लगाकर बैठा था, आंखों में नशे और दर्द का मिला जुला अक्स दिखाई दे रहा था। उसका दिमाग अच्छा नहीं चल रहा था। बोझिल सांसों के बीच वो खुद से ही बात करता था, जैसे हर चीज पर उसका गुस्सा और दर्द भी झलक रहा हो। क्यों इतनी जल्दी? क्यों सब कुछ उलझ गया? पर उसकी आवाज में कोई भीख मांगने का सुर नहीं था। उसकी लफ्जों की डिक्शनरी में मदद मांगना नाम की कोई बात नहीं थी। वो मरने के लिए भी किसी से हाथ नहीं फैलाता। यही उसकी आदत, यही उसकी शख्सियत थी, अकेला, खतरनाक और गुमनाम। वो धीमी चाल से पेड़ से उठता है, शरीर में दर्द की हलचल के साथ आगे बढ़ता है। चारों ओर जंगली हरियाली और अंधेरा है। कबीर सोचता है कि कुछ लोग आज कहीं और फंस गए होंगे। उसे इस बात की फिक्र है कि उसका कुछ डरावना काम अभी बाकी है, पर वो किसी का इंतजार नहीं करता। वो अकेला अपने रास्ते चलता है। और वहीं जंगल के दूसरी तरफ हमारी हीरोइन अभी भी छुपी हुई थी। उसने एक पेड़ के पीछे बैठकर हौले से अपनी सांसें संभाली। उसने देखा, पीछे की आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं। उसके मन ने राहत की एक छोटी सी किरण देख ली। लगता है मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया, वो खुद से बोली, पर दिल के अंदर डर अभी भी पका हुआ था। उसे पता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ। उसे एक मकसद चाहिए था, सिर्फ बचना ही नहीं, बल्कि बदला लेने का ख्याल भी उसके मन में पनप रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और ठान लिया, मैं जीवित रहूंगी, और जो हुआ उसका हिसाब भी लूंगी। वो बहुत नाजुक सी दिखती थी, कमजोर, कांपती हुई, पर उसके दिल में एक अजीब सी आग जल रही थी। खाने पीने और सामान्य जीवन की कई चीजें जस की तस रह गई थी। उसे सी दुनिया ने जल्दी में बड़ा कर दिया था। उसने अपने हाथ कसकर थामे और अंदर से खुद को तैयार किया कि अब डर के आगे झुकना नहीं है।
चैप्टर 2, पहली मुलाकात। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि हमारी प्यारी सी हीरोइन का नाम है आशु, वही मासूम नाजुक सी लड़की जो मौत से भागती हुई उस सुनसान जंगल तक आ पहुंची थी। पर अब किस्मत ने उसके रास्ते में कुछ ऐसा मोड़ रखा था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। हंसिया चांद। रात अब और भी गहरी हो चली थी। हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी और पेड़ों की टहनियां सरसराती आवाजें कर रही थी। आशु ने जैसे ही जंगल के अंदर कुछ कदम आगे बढ़ाए, झाड़ियों के पीछे से किसी की कराहने की हल्की सी आवाज आई। वो चौंक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने डरते हुए धीरे से पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। वो सोचती है, नहीं, मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। पर फिर उसका दिल कहता है, अगर कोई घायल है तो मुझे देखना चाहिए, शायद किसी को मेरी जरूरत हो। आशु का मासूम दिल आखिरकार उसकी हिम्मत से जीत जाता है। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ती है जहां से आवाज आ रही थी। झाड़ियों को हटाते हुए जब वो पास पहुंचती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। वहां जमीन पर एक आदमी पड़ा था, पूरी तरह खून से लथपथ। उसकी बांह से लगातार खून बह रहा था। कपड़े फटे हुए थे और पास की मिट्टी लाल हो चुकी थी। आशु के कदम खुद ब खुद उसकी ओर भागते हैं। वो झुककर उसके पास बैठ जाती है, उसके चेहरे को हल्के से थपथपाती है। हेलो, सुनिए, आप ठीक तो हैं? आंखें खोलिए, प्लीज कुछ तो बोलिए। पर वो आदमी मुश्किल से सांस ले रहा था, आंखें खुल नहीं रही थीं। आशु के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने चारों ओर देखा, न पानी, न कोई मदद। वो घबराई, पर खुद को संभाला। उसने नीचे देखा, उसके अपने कपड़े फट चुके थे, पर फ्रॉक का निचला हिस्सा मोटे कपड़े का था। शायद इससे काम चल जाए, उसने खुद से कहा। वो तुरंत फ्रॉक का एक हिस्सा फाड़ती है, कपड़े को कसकर मोड़ती है और उस आदमी की बाजू पर बांध देती है ताकि खून का बहाव रुक सके। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हाथों में हिम्मत थी। वो पूरी ताकत से पट्टी कसती है और फिर धीरे से बोलती है, बस, अब ठीक हो जाएगा, थोड़ा रुकिए। तभी वो घायल आदमी हल्के से होंठ हिलाता है, मानो कुछ कहना चाहता हो। आशु झुककर उसके पास जाती है। क्या कहा आपने? कुछ चाहिए? आदमी बमुश्किल फुसफुसाता है। पानी। आशु की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। पानी? पर यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? वो खुद से बुदबुदाती है। वो चारों ओर देखती है और फिर ठान लेती है, मुझे पानी ढूंढना ही होगा। वो पास की दिशा में चल पड़ती है, रास्ते में पेड़ों पर निशान बनाती जाती है ताकि वापसी में रास्ता न भूल जाए। करीब 10 मिनट बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। थैंक गॉड, वो खुशी से कहती है। वो पास के बड़े पत्तों को तोड़ती है, दो मोटे पत्तों को आपस में जोड़कर एक छोटा सा पात्र बना लेती है। उसमें पानी भरती है और वापस दौड़ पड़ती है। रास्ते में उसे जमीन पर एक अजीब सा छोटा रिमोट जैसा बटन पड़ा दिखता है। वो रुककर उसे उठाती है और सोचती है, ये क्या चीज़ है? पर समय कम था, इसलिए उसे अपने साथ रख लेती है और वापस चल देती है। जब वो लौटती है तो देखती है कि वही आदमी अब थोड़ा सा उठकर बैठने की कोशिश कर रहा है। वो दौड़कर उसके पास जाती है। सुनिए, मैंने पानी लाया है। वो उसके सिर को संभालती है और पत्ते से थोड़ा थोड़ा पानी उसके होंठों से लगाती है। वो आदमी, जिसका नाम था कबीर, धीरे धीरे पानी पी लेता है। पानी का हर घूंट जैसे उसके अंदर नई जान डाल देता है। वो आंखें खोलता है और पहली बार आशु को देखता है। उसकी नज़र कुछ पल के लिए ठहर जाती है। वो छोटी सी, मिट्टी में सनी लड़की, जिसकी नीली आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होठों पर हल्का कांपता सा कपकपी, पर फिर भी उसके अंदर अजीब सी हिम्मत थी। कबीर हल्की मुस्कान लाता है और कहता है, तो तुम मेरी मदद करने आई हो या खुद भी रास्ता भूल गई हो? आशु थोड़ा शर्मा जाती है, उसकी आवाज कांपती है। मैं खुद भी मुसीबत में हूँ। आपकी हालत देखी तो छोड़ नहीं पाई। कबीर हल्की हंसी में कहता है, कमाल है, दोनों मुसीबत में हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसके लफ्जों में दर्द भी था और अपनापन भी। आशु की आंखें भर आती हैं। हम दोनों को कोई बचाएगा भी या नहीं? कबीर उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, शायद अब मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं, पर वो याद करने की कोशिश करता है। मैंने पास में एक रिमोट रखा था, अगर वो दबाओगी तो शायद मदद आ जाएगी। आशु चौंककर कहती है, रिमोट? हाँ, रास्ते में कुछ मिला था। वो उसे जल्दी से निकालती है। कबीर धीमी आवाज में बोलता है, उसका लाल बटन दबाओ। आशु बिना सोचे समझे वैसा ही करती है।
कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है। आशु डर जाती है, कुछ हुआ नहीं, शायद वो काम नहीं कर रहा। कबीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है, अब साफ साफ देख पा रहा था। आशु का चेहरा गोल और मासूम था। नीली आंखें रात की चांदनी जैसी चमक रही थी और उसके गालों पर मिट्टी की परत के बीच भी एक अजीब सी खूबसूरती झलक रही थी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मदद तो आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। आशु हौले से मुस्कुराती है। ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पर खून लगा है, इसे साफ कर लीजिए। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि आशु बोल उठती है, रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। वो अपने छोटे हाथों में पानी लेती है और धीरे धीरे कबीर के चेहरे से खून और मिट्टी पोंछने लगती है। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। इतना दर्द, इतनी ठंडक और फिर भी उसके स्पर्श में एक गर्माहट थी। चेहरा साफ करने के बाद कबीर थोड़ी राहत की सांस लेता है। अब वो साफ साफ बोल पाता है और पहली बार मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? आशु हल्की हंसी में जवाब देती है, आशु। कबीर सिर हिलाता है, सुंदर नाम है, मासूम नाम। आशु के होठों पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। वो बचा हुआ पानी पीती है और कहती है, अब आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। कबीर कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी दोनों के कानों में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं। दूर कहीं किसी इंजन की गर्जना सुनाई देती है। आशु घबराकर कबीर की ओर देखती है। ये आवाज क्या थी? कबीर की आंखों में चिंता की लकीरें उतर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, लगता है कोई आ गया है। क्या वो कबीर के दुश्मन है या कोई नया मोड़ जो आशु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। गुलाब, इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय। गुलाब, एक मासूम मुलाकात जो अब किस्मत की कहानी बनने वाली है। चैप्टर 3, रहस्यमयी आवाज और उड़ता हेलीकॉप्टर। डिजी घने जंगल में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आशु कबीर की चोट पर कपड़ा बांधने के बाद भी बेचैन थी। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। हवा में किसी भारी मशीन के पंखों की गूंज भर गई। आशु घबराकर कबीर का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो कांपते हुए कहती है, ग्रेटर दैन, ये आवाज कैसी है? क्या कोई आ रहा है? कबीर उसकी आंखों में देखता है। उसकी मासूमियत में उसे अजीब सी राहत महसूस होती है। वो हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है, इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बहादुर, मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। आवाज और नजदीक आती है। अब हेलीकॉप्टर के पंखों की गूंज इतनी तेज हो जाती है कि जमीन हिलने लगती है। पेड़ों के पत्ते उड़ने लगते हैं और धूल का एक बादल सा फैल जाता है। आशु डरकर कबीर के और करीब सिमट जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, ग्रेटर दैन, मुझे डर लग रहा है। क्या ये लोग हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? कबीर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, डरने की जरूरत नहीं, ये मेरे लोग हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आता है और उसमें से कई ब्लैक कपड़ों में ढके हुए बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े गन थे और चेहरों पर सिर्फ आंखें दिख रही थीं। पूरे जंगल में जैसे किसी सेना ने डेरा डाल दिया हो। आशु उन्हें देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ग्रेटर दैन, ये कौन लोग हैं? वो मन ही मन सोचती है। ये आदमी आखिर है कौन? इसके लिए इतने हथियारबंद लोग? तभी उन लोगों में से एक आदमी दौड़कर आता है। उसकी आंखें सिल्वर जैसी चमक रही थीं। बाल रेड कलर के थे और उसने ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन का सूट पहना था। वो झुककर कहता है, ग्रेटर दैन, सर, आपको इतनी चोट लग गई, हमें माफ कर दीजिए, हम आपका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। कबीर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ग्रेटर दैन, तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं खुद नहीं चाहता था कि कोई मेरा ट्रैक करे। वो धीमे से उठता है मगर उसका ध्यान अब भी उस छोटी लड़की पर था जो उसके कंधे से सिर टिकाए बैठी थी। आशु। रेड हेयर वाला आदमी कबीर की ओर बढ़ता है। ग्रेटर दैन, सर, ये लड़की कौन है? कबीर अपनी ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, जिसने मेरी जान बचाई है। वो अपने घायल कंधे के बावजूद आशु को गोद में उठाता है जैसे वो कोई नन्ही गुड़िया हो। वो एक हाथ से सीढ़ियां पकड़ता है और दूसरे हाथ से आशु को अपने सीने से लगाए हुए ऊपर चढ़ने लगता है। चारों तरफ के बॉडीगार्ड चुपचाप रास्ता बना देते हैं।
हेलीकॉप्टर में पहुंचकर वो आशु को धीरे से सीट पर लिटाता है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कबीर उसे देखता है और उसके होठों पर एक मुस्कान आती है। ग्रेटर दैन यू आर माई एंजल, ये कहते हुए वो अपनी सीट पर टिक जाता है, आंखें बंद कर लेता है। हेलीकॉप्टर अब आसमान की ओर उड़ने लगता है। नीचे जंगल की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे जमीन उन दोनों को पीछे छोड़ रही हो। हेलीकॉप्टर का पायलट जो ड्राइव कर रहा था, जब उसने रियर मिरर में अपने बॉस को मुस्कुराते देखा, उसका वो आदमी जिसका नाम था कबीर, धीरे धीरे पानी पी लेता है। पानी का हर घूंट जैसे उसके अंदर नई जान डाल देता है। वो आंखें खोलता है और पहली बार आशु को देखता है। उसकी नज़र कुछ पल के लिए ठहर जाती है। वो छोटी सी मिट्टी में सनी लड़की, जिसकी नीली आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होठों पर हल्का कांपता सा कपकपी, पर फिर भी उसके अंदर अजीब सी हिम्मत थी। कबीर हल्की मुस्कान लाता है और कहता है, तो तुम मेरी मदद करने आई हो या खुद भी रास्ता भूल गई हो? आशु थोड़ा शर्मा जाती है, उसकी आवाज कांपती है। मैं खुद भी मुसीबत में हूँ, आपकी हालत देखी तो छोड़ नहीं पाई। कबीर हल्की हंसी में कहता है, कमाल है, दोनों मुसीबत में हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसके लफ्जों में दर्द भी था और अपनापन भी। आशु की आंखें भर आती हैं। हम दोनों को कोई बचाएगा भी या नहीं? कबीर उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, शायद अब मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं, पर वो याद करने की कोशिश करता है। मैंने पास में एक रिमोट रखा था, अगर वो दबाओगी तो शायद मदद आ जाएगी। आशु चौंक कर कहती है, रिमोट? हाँ, रास्ते में कुछ मिला था। वो उसे जल्दी से निकालती है। कबीर धीमी आवाज में बोलता है, उसका लाल बटन दबाओ। आशु बिना सोचे समझे वैसा ही करती है। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है। आशु डर जाती है, कुछ हुआ नहीं, शायद वो काम नहीं कर रहा। कबीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है, अब साफ साफ देख पा रहा था। आशु का चेहरा गोल और मासूम था। नीली आंखें रात की चांदनी जैसी चमक रही थीं और उसके गालों पर मिट्टी की परत के बीच भी एक अजीब सी खूबसूरती झलक रही थी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मदद तो आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। आशु हौले से मुस्कुराती है, ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पर खून लगा है, इसे साफ कर लीजिए। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि आशु बोल उठती है, रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। वो अपने छोटे हाथों में पानी लेती है और धीरे धीरे कबीर के चेहरे से खून और मिट्टी पोंछने लगती है। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। इतना दर्द, इतनी ठंडक और फिर भी उसके स्पर्श में एक गर्माहट थी। चेहरा साफ करने के बाद कबीर थोड़ी राहत की सांस लेता है। अब वो साफ साफ बोल पाता है और पहली बार मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? आशु हल्की हंसी में जवाब देती है, आशु। कबीर सिर हिलाता है, सुंदर नाम है, मासूम नाम। आशु के होठों पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। वो बचा हुआ पानी पीती है और कहती है, अब आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। कबीर कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी दोनों के कानों में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं। दूर कहीं किसी इंजन की गर्जना सुनाई देती है। आशु घबराकर कबीर की ओर देखती है। ये आवाज क्या थी? कबीर की आंखों में चिंता की लकीरें उतर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, लगता है कोई आ गया है। क्या वो कबीर के दुश्मन है या कोई नया मोड़ जो आशु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। गुलाब, इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय। गुलाब, एक मासूम मुलाकात जो अब किस्मत की कहानी बनने वाली है। चैप्टर 3, रहस्यमयी आवाज और उड़ता हेलीकॉप्टर। डिजी घने जंगल में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आशु कबीर की चोट पर कपड़ा बांधने के बाद भी बेचैन थी। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। हवा में किसी भारी मशीन के पंखों की गूंज भर गई। आशु घबराकर कबीर का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ छलक रहा था। वो कांपते हुए कहती है, ग्रेटर दैन, ये आवाज कैसी है? क्या कोई आ रहा है? कबीर उसकी आंखों में देखता है। उसकी मासूमियत में उसे अजीब सी राहत महसूस होती है। वो हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है, इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बहादुर,
मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। आवाज और नजदीक आती है। अब हेलीकॉप्टर के पंखों की गूंज इतनी तेज हो जाती है कि जमीन हिलने लगती है। पेड़ों के पत्ते उड़ने लगते हैं और धूल का एक बादल सा फैल जाता है। आशु डरकर कबीर के और करीब सिमट जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, ग्रेटर दैन, मुझे डर लग रहा है। क्या ये लोग हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? कबीर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, डरने की जरूरत नहीं। ये मेरे लोग हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आता है और उसमें से कई ब्लैक कपड़ों में ढके हुए बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े गन थे और चेहरों पर सिर्फ आंखें दिख रही थीं। पूरे जंगल में जैसे किसी सेना ने डेरा डाल दिया हो। आशु उन्हें देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ग्रेटर दैन, ये कौन लोग हैं? वो मन ही मन सोचती है। ये आदमी आखिर है कौन? इसके लिए इतने हथियारबंद लोग? तभी उन लोगों में से एक आदमी दौड़कर आता है। उसकी आंखें सिल्वर जैसी चमक रही थी। बाल रेड कलर के थे और उसने ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन का सूट पहना था। वो झुककर कहता है, ग्रेटर दैन, सर, आपको इतनी चोट लग गई। हमें माफ कर दीजिए, हम आपका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। कबीर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ग्रेटर दैन, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं खुद नहीं चाहता था कि कोई मेरा ट्रैक करे। वो धीमे से उठता है मगर उसका ध्यान अब भी उस छोटी लड़की पर था जो उसके कंधे से सिर टिकाए बैठी थी। आशु। रेड हेयर वाला आदमी कबीर की ओर बढ़ता है। ग्रेटर दैन, सर, ये लड़की कौन है? कबीर अपनी ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, जिसने मेरी जान बचाई है। वो अपने घायल कंधे के बावजूद आशु को गोद में उठाता है जैसे वो कोई नन्ही गुड़िया हो। वो एक हाथ से सीढ़ियां पकड़ता है और दूसरे हाथ से आशु को अपने सीने से लगाए हुए ऊपर चढ़ने लगता है। चारों तरफ के बॉडीगार्ड चुपचाप रास्ता बना देते हैं। हेलीकॉप्टर में पहुंचकर वो आशु को धीरे से सीट पर लिटाता है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कबीर उसे देखता है और उसके होठों पर एक मुस्कान आती है। ग्रेटर दैन, यू आर माई एंजल। ये कहते हुए वो अपनी सीट पर टिक जाता है, आंखें बंद कर लेता है। हेलीकॉप्टर अब आसमान की ओर उड़ने लगता है। नीचे जंगल की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे जमीन उन दोनों को पीछे छोड़ रही हो। हेलीकॉप्टर का पायलट जो ड्राइव कर रहा था, जब उसने रियर मिरर में अपने बॉस को मुस्कुराते देखा, उसका वो आदमी, जिसका नाम था कबीर, धीरे धीरे पानी पी लेता है। पानी का हर घूंट जैसे उसके अंदर नई जान डाल देता है। वो आंखें खोलता है और पहली बार आशु को देखता है। उसकी नज़र कुछ पल के लिए ठहर जाती है। वो छोटी सी, मिट्टी में सनी लड़की, जिसकी नीली आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होठों पर हल्का कांपता सा कपकपी, पर फिर भी उसके अंदर अजीब सी हिम्मत थी। कबीर हल्की मुस्कान लाता है और कहता है, तो तुम मेरी मदद करने आई हो या खुद भी रास्ता भूल गई हो? आशु थोड़ा शर्मा जाती है। उसकी आवाज कांपती है, मैं खुद भी मुसीबत में हूँ। आपकी हालत देखी तो छोड़ नहीं पाई। कबीर हल्की हंसी में कहता है, कमाल है, दोनों मुसीबत में हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसके लफ्जों में दर्द भी था और अपनापन भी। आशु की आंखें भर आती हैं। हम दोनों को कोई बचाएगा भी या नहीं? कबीर उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, शायद अब मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं, पर वो याद करने की कोशिश करता है। मैंने पास में एक रिमोट रखा था, अगर वो दबाओगी तो शायद मदद आ जाएगी। आशु चौंककर कहती है, रिमोट? हाँ, रास्ते में कुछ मिला था। वो उसे जल्दी से निकालती है। कबीर धीमी आवाज में बोलता है, उसका लाल बटन दबाओ। आशु बिना सोचे समझे वैसा ही करती है। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है। आशु डर जाती है, कुछ हुआ नहीं, शायद वो काम नहीं कर रहा। कबीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है, अब साफ साफ देख पा रहा था। आशु का चेहरा गोल और मासूम था। नीली आंखें रात की चांदनी जैसी चमक रही थी और उसके गालों पर मिट्टी की परत के बीच भी एक अजीब सी खूबसूरती झलक रही थी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मदद तो आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। आशु हौले से मुस्कुराती है, ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पर खून लगा है, इसे साफ कर लीजिए। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि आशु बोल उठती है, रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। वो अपने छोटे हाथों में पानी लेती है और धीरे धीरे कबीर के चेहरे से खून और मिट्टी पोंछने लगती है। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। इतना दर्द,
इतनी ठंडक और फिर भी उसके स्पर्श में एक गर्माहट थी। चेहरा साफ करने के बाद कबीर थोड़ी राहत की सांस लेता है। अब वो साफ साफ बोल पाता है और पहली बार मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? आशु हल्की हंसी में जवाब देती है। आशु। कबीर सिर हिलाता है। सुंदर नाम है, मासूम नाम। आशु के होठों पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। वो बचा हुआ पानी पीती है और कहती है, अब आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। कबीर कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी दोनों के कानों में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं। दूर कहीं किसी इंजन की गर्जना सुनाई देती है। आशु घबराकर कबीर की ओर देखती है। ये आवाज क्या थी? कबीर की आंखों में चिंता की लकीरें उतर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, लगता है कोई आ गया है। क्या वो कबीर के दुश्मन है या कोई नया मोड़ जो आशु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। गुलाब, इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय। गुलाब, एक मासूम मुलाकात जो अब किस्मत की कहानी बनने वाली है। चैप्टर 3, रहस्यमयी आवाज और उड़ता हेलीकॉप्टर। डिजी घने जंगल में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आशु कबीर की चोट पर कपड़ा बांधने के बाद भी बेचैन थी। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। हवा में किसी भारी मशीन के पंखों की गूंज भर गई। आशु घबराकर कबीर का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो कांपते हुए कहती है, ग्रेटर दैन, ये आवाज कैसी है? क्या कोई आ रहा है? कबीर उसकी आंखों में देखता है। उसकी मासूमियत में उसे अजीब सी राहत महसूस होती है। वो हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है, इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बहादुर, मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। आवाज और नजदीक आती है। अब हेलीकॉप्टर के पंखों की गूंज इतनी तेज हो जाती है कि जमीन हिलने लगती है। पेड़ों के पत्ते उड़ने लगते हैं और धूल का एक बादल सा फैल जाता है। आशु डरकर कबीर के और करीब सिमट जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, ग्रेटर दैन, मुझे डर लग रहा है। क्या ये लोग हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? कबीर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, डरने की जरूरत नहीं। ये मेरे लोग हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आता है और उसमें से कई ब्लैक कपड़ों में ढके हुए बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े गन थे और चेहरों पर सिर्फ आंखें दिख रही थीं। पूरे जंगल में जैसे किसी सेना ने डेरा डाल दिया हो। आशु उन्हें देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ग्रेटर दैन, ये कौन लोग हैं? वो मन ही मन सोचती है। ये आदमी आखिर है कौन? इसके लिए इतने हथियारबंद लोग? तभी उन लोगों में से एक आदमी दौड़कर आता है। उसकी आंखें सिल्वर जैसी चमक रही थी। बाल रेड कलर के थे और उसने ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन का सूट पहना था। वो झुककर कहता है, ग्रेटर दैन, सर, आपको इतनी चोट लग गई। हमें माफ कर दीजिए, हम आपका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। कबीर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ग्रेटर दैन, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं खुद नहीं चाहता था कि कोई मेरा ट्रैक करे। वो धीमे से उठता है मगर उसका ध्यान अब भी उस छोटी लड़की पर था जो उसके कंधे से सिर टिकाए बैठी थी। आशु। रेड हेयर वाला आदमी कबीर की ओर बढ़ता है। ग्रेटर दैन, सर, ये लड़की कौन है? कबीर अपनी ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, जिसने मेरी जान बचाई है। वो अपने घायल कंधे के बावजूद आशु को गोद में उठाता है जैसे वो कोई नन्ही गुड़िया हो। वो एक हाथ से सीढ़ियां पकड़ता है और दूसरे हाथ से आशु को अपने सीने से लगाए हुए ऊपर चढ़ने लगता है। चारों तरफ के बॉडीगार्ड्स चुपचाप रास्ता बना देते हैं। हेलीकॉप्टर में पहुंचकर वो आशु को धीरे से सीट पर लिटाता है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कबीर उसे देखता है और उसके होठों पर एक मुस्कान आती है। ग्रेटर दैन, यू आर माई एंजल। ये कहते हुए वो अपनी सीट पर टिक जाता है, आंखें बंद कर लेता है। हेलीकॉप्टर अब आसमान की ओर उड़ने लगता है। नीचे जंगल की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे जमीन उन दोनों को पीछे छोड़ रही हो। हेलीकॉप्टर का पायलट जो ड्राइव कर रहा था, जब उसने रियर मिरर में अपने बॉस को मुस्कुराते देखा, उसका च। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएगा। चमकता दिल, फोल्डेड हैंड्स। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं अगला पार्ट और नई स्टोरी आपके लिए ला पाऊंगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। चैप्टर 6,
स्टडी रूम का राज और एक नन्ही जीनियस वन। शाम का शांत समय था। पूरा पैलेस लगभग खाली, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। कहीं कोई सर्वेंट नहीं, कोई आहट नहीं, बस महल की शानो शौकत और उसके बीचों बीच कबीर का साम्राज्य। कबीर अपने स्टडी रूम में था। वो बड़े ओकवुड वाले डेस्क पर झुककर फाइलों में डूबा हुआ था। गंभीर चेहरा, बिखरे बाल और बीच बीच में टेबल पर रखी घड़ी की टिक टिक। उधर हमारी नन्ही मासूम हीरोइन आशु अपने रूम में अकेली पड़ी बोर हो रही थी। बेड पर लेटकर अपने पैरों को हवा में हिला रही थी। ग्रेटर दैन, हाय कितना बोर हो रही हूँ। वो एक झटके से उठी और अपने दोनों चोटी वाले बालों को झटकती हुई बोली, ग्रेटर दैन, बस अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं कबीर को ढूंढती हूँ। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर निकली। लंबे कॉरिडोर में उसके पांवों की हल्की सी टप टप गूंज रही थी। वो दरवाजों को एक एक कर देखती हुई आगे बढ़ती गई। कहाँ होगा वो हैंडसम बॉय? आखिर उसकी नज़र एक कमरे पर टिकती है, स्टडी रूम। वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है। अंदर कबीर फाइलों में खोया बैठा था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसने हल्का सा सिर उठाया, पर कुछ नहीं बोला। बस केवल एक नज़र और फिर वापस फाइल। आशु धीरे धीरे उसके पास आई, जैसे कोई बिल्ली पंजों पर चलती है। आशु, क्या कर रहे हो, हैंडसम बॉय? कबीर ने हल्की सी मुस्कान दबाने की कोशिश की। काम कर रहा हूँ। और तुम्हें आराम करना था, है ना? आशु ने मुंह फुलाते हुए कहा। कितना आराम करूं? बोर हो गई हूँ। कबीर ने गहरी सांस ली। ग्रेटर दैन, ठीक है, बैठ सकती हो, पर शोर मत करना। आशु खुश होकर कुर्सी खींचती है। थैंक यू। क्या मैं आपकी मदद करूं? फाइलें देख लूं? कबीर मजाक में बोल पड़ा। फाइलें? जरूर, अगर पढ़ना आता है तो। ये सुनकर आशु ने आंखें बड़ी कर लीं। ग्रेटर दैन, क्या मुझे अनपढ़ समझते हो? वो बिना एक शब्द बोले एक फाइल उठाती है। फाइल में चीनी भाषा, चाइनीज में डाटा भरा था और आशु ने उसे बड़ी आसानी से पढ़ना शुरू कर दिया। कबीर की आंखें एक पल को चौड़ी हो गईं। वो चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। ये लड़की आखिर है कौन? इतनी स्मार्ट कैसे? और मेरी टीम अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाई। आशु जब डेटाशीट पढ़ चुकी तो कबीर ने धीरे से पूछा, आशु, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? आशु ने गर्दन झुकाते हुए कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, पर मौका नहीं मिला। पर मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे पढ़ने में मजा आता है। कबीर पहली बार उसके चेहरे पर गर्व और एक निर्माहट के साथ मुस्कुराया। ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा एडमिशन करवाता हूँ। स्कूल या कॉलेज, जहाँ तुम चाहो। ये सुनते ही आशु उछलती हुई खड़ी हो गई और कमरे में गोल गोल घूमने लगी। ग्रेटर दैन, सच में, मैं पढ़ सकती हूँ। कबीर उसे देखकर हंस पड़ा। हाँ, पर एक दिक्कत है। आशु ठिठक गई। क्या? कबीर गंभीर हुआ। तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट एडमिशन मुश्किल है, और स्कूल वाले तुम्हारी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए एग्जाम भी लेंगे। आशु ने एक लंबी सांस ली, फिर आंखों में चमक लाकर बोली, आप जब चाहे एग्जाम लेने दीजिए, मैं पूरा पास करूंगी, मैं फुल मार्क्स लाऊंगी। कबीर ने भौं उठाई। रियली? इतनी स्मार्ट हो तुम? आशु गर्व से सीना फुलाकर बोली, हाँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। और फिर हंसने लगी। उसकी खिलखिलाहट सुनकर कबीर के चेहरे पर वो मुस्कान आई जो शायद ही कोई देखता था। किसी जंग से भरी जिंदगी में किसी मासूम की खुशी ने एक छोटा सा सुकून भर दिया। और कहानी यहीं पर थोड़ी रुकती है। जैसे जिंदगी ने एक नन्हा सा ठहराव लिया हो, एक नई शुरुआत, एक मासूम के सपने और एक खतरनाक माफिया का नर्म दिल। आगे क्या होगा? क्या कबीर सच में आशु की पढ़ाई शुरू करवाएगा? क्या स्कूल में नई मुसीबतें इंतजार कर रही होंगी? जुड़े रहिए इनोसेंट गर्ल दिल लव माफिया बॉय। चैप्टर 7, पहली परीक्षा, पहली धड़कन 1। शाम ढल चुकी थी। पूरे पैलेस में अजीब सी खामोशी फैल रही थी। सिर्फ एक जगह हल्की रोशनी थी, कबीर का स्टडी रूम। कबीर अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलों में डूबा था। रात के इस सन्नाटे में सिर्फ पन्नों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक ठंडक और गहरी एकाग्रता थी। कुछ देर बाद आशु की आंखें झपकने लगीं। वो जम्हाई लेते हुए बोली, मैं जा रही हूँ सोने। बाय हैंडसम बॉय। वो सुस्त चाल से बाहर निकली और कमरे से गायब हो गई। कबीर उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद स्टडी रूम, दरवाजे से टन टन की आवाज आती है। कबीर, कम इन, अंदर आते हैं, मैक्स।
जैक, जैक्सन और टायसन चारों सोफे पर फैलकर बैठ जाते हैं। ठीक उसी वक्त अचानक एक छोटी सी बिल्ली कमरे में घुसती है और सीधे कबीर की गोद में कूद जाती है। मैक्स शरारत से, क्या तुम उससे प्यार करते हो? कबीर बिल्ली को सहला रहा था, पर मैक्स की बात सुनते ही उसका हाथ रुक गया। उसकी ठंडी आंखें गहरी हो गईं, पर खुद को संभाल कर वो बोला, मुझे नहीं पता। जैक्सन गंभीर स्वर में, किससे क्या छिपाना कबीर? तुम्हारे चेहरे की नरमी, तुम्हारी निगाहें, तुम्हारी आवाज का बदलना, ये सब प्यार है। कबीर का चेहरा कस गया। बकवास बंद करो। तभी टायसन आगे झुककर भारी आवाज में बोला, हम यहाँ मजाक करने नहीं आए। खबर मिली है वो आदमी शहर में वापस आ चुका है। कबीर की आंखें चमकी, उसके होठों पर वो खतरनाक, डर पैदा करने वाली मुस्कान उभरी, जो किसी आम इंसान की जान निकाल दे। ग्रेटर दैन, बहुत अच्छा। जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। वो अपने घोंसले से निकला है, अब मेरे जाल में आएगा, और जिस दिन सामने आएगा उसी दिन उसकी दुनिया खत्म। चारों दोस्त भी उसकी डार्क मुस्कान देखकर मुस्कुरा दिए। पूरा कमरा मानो एक दहकती अंधेरी ऊर्जा से भर गया था। और वहीं दूसरी तरफ हमारी प्यारी आशु, वो तो अपने रूम में मुंह खुला खर्राटे मारते हुए एंजल की तरह सो रही थी, इस अंधेरी दुनिया से एकदम बेपरवाह। सूर्यास्त, अगली सुबह, नया दिन, नई शुरुआत। आशु समय से पहले उठ गई। कबीर ने रात को ही अलार्म सेट कर दिया था। आज उसका एडमिशन और पहला एग्जाम था। वो झटपट फ्रेश हुई और तैयारी में लग गई। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी, चेक मार्क सफेद शर्ट, चेक मार्क काला नीला स्कर्ट, चेक मार्क ब्लैक गोल्डन स्कूल जैकेट, चेक मार्क प्यारे से 2 पोनीटेल, चेक मार्क और एक छोटा सा ब्रेसलेट। शीशे में खुद को देखकर वो मुस्कुराई। ग्रेटर दैन, मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। नीचे हॉल में आते ही चारों दोस्त खड़े थे। सभी का ध्यान उसी की तरफ था। कबीर ने जैसे ही उसे देखा, वो अनजाने में मुस्कुराया, एकदम डॉल लग रही हो। आशु इतनी खुश हुई कि उसने उछलकर कबीर के गाल पर किस कर दी। थैंक यू हैंडसम बॉय। कबीर का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने जल्दी से नजरें फेर ली। मैक्स बोला, चलो चलते हैं, कल स्कूल जाने का सफर। पांचों लोग लग्जरी कारों में बैठते हैं। कबीर और आशु एक ही कार में। करीब 1 घंटे बाद कार स्कूल के गेट पर रुकती है। अभी क्लास शुरू नहीं हुई थी, एडमिशन का समय था। कबीर सीधे टीचर्स के रूम में गया और औपचारिकताएं पूरी की। फिर उसने आशु को क्वेश्चन पेपर दिया। ये एग्जाम है, पूरा करना है। आशु शांत होकर बैठ गई। उसने बेझिझक सब लिखना शुरू कर दिया। सिर्फ 30 मिनट में पेपर पूरा। टीचर्स ने 10 मिनट में चेक किया और हैरान रह गए। ग्रेटर दैन, ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। कबीर गर्व से मुस्कुराया। 1 घंटे में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। आशु का एडमिशन कंफर्म। आज से वो क्लास 11 में पढ़ेगी। कबीर ने उसे एक नया स्कूल बैग दिया। इसमें तुम्हारी सारी बुक्स हैं, ध्यान रखना। आशु ने बैग लिया और अचानक कबीर को गले लगा लिया। मैं आपको बहुत मिस करूंगी, हैंडसम बॉय। 4 दोस्त खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्हें पूरा सीन रोमांटिक कॉमेडी जैसा लगा। तभी एक लड़की मैक्स के पास आती है। आप बहुत हैंडसम हो, आपका नंबर मिल सकता है? मैक्स शर्माते हुए, वो मैं। जैक्सन हंसता है, ये अपनी छिछोरी हरकतें कब छोड़ेगा? सभी वापस कार में बैठकर चले जाते हैं। और आशु, वो चुपचाप स्कूल की ओर बढ़ती है, अपने पहले दिन की ओर। दोस्तों, क्या आशु का पहला दिन स्कूल में अच्छा जाएगा? क्या नई मुसीबतें उसका इंतजार कर रही हैं? और कबीर की अंधेरी दुनिया क्या उसे छू पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। इनोसेंट गर्ल दिल लव माफिया बॉय। चैप्टर 8, पहला दिन, पहली दहकन 1। आज आशु का स्कूल में पहला दिन था। सुबह से ही उसके सीने में हल्की सी धड़कन चली आ रही थी। नया दिन, नया माहौल और एक नई दुनिया। उसने अपनी यूनिफॉर्म संभाल कर पहनी और क्लासरूम की ओर चल पड़ी। कक्ष में दाखिल होते ही उसने देखा कि वहां अलग अलग रंगों के कपड़े पहने विद्यार्थी बैठे थे, हर चेहरा नया और अपनी कहानी लिए हुआ। आशु अपनी सीट पर बैठी ही थी कि सामने एक लड़की आई। उसके चेहरे पर चमक और मुख से आवाज निकलने लगी, अगर तुम हमारी दोस्त बनना चाहती हो। आशु तुरंत बोलती है, क्यों नहीं? लड़की हंसते हुए कहती है, लेकिन पहले तुम्हें एक एग्जाम देना पड़ेगा। पूरे टाइम बोलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आशु मुस्कुराती है और तुरंत बोलना शुरू कर देती है। 10 बार नहीं, 20 बार भी नहीं, उससे भी ज्यादा बार बोलती जाती है। तब वो लड़की हाथ उठाकर कहती है, बस करो,
अब तुम हमारी दोस्त हो। उसके पीछे और भी लगभग 4-5 लड़कियां आ जाती हैं। सब बहुत प्यारी थी, क्यूट क्यूट ड्रेस पहने हुए, एकदम इनोसेंट लग रही थी। आशु उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्लास शुरू होती है। क्लास के सारे लड़के आशु को देखकर एकटक देखते रह जाते हैं। वो आज बहुत ही प्यारी लग रही थी, सबको छोटी छोटी स्माइल भी दे रही थी। अमावस्या दूसरी तरफ, कहीं दूर, एक पेड़ पर छिपा हुआ हमारा कबीर दूरबीन लगाकर पूरी क्लास पर नजर रख रहा था। वो पूरा ब्लैक आउटफिट पहने खड़ा था, उसकी निगाहें सिर्फ आशु पर थीं। जैसे ही वह देखता है कि सारे लड़के आशु को देख रहे हैं, उसकी मुट्ठी भिंच जाती है। मन ही मन कहता है, हिम्मत कैसे हुई मेरी आशु को देखने की। पेड़ के नीचे चारों दोस्त बैठे थे। मैक्स, येलो बाल वाला, हल्की मुस्कान के साथ जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, ये पक्का उससे प्यार करता है, मानेगा नहीं कभी। टायसन भी हंसकर कहता है, यार अब तो पक्का है, इससे बच नहीं पाएगा ये। चारों दोस्त खुश थे क्योंकि आखिरकार उनके कबीर के लाइफ में प्यार आया था, जो हमेशा खाली रहा था। छुट्टी का टाइम, जैसे ही छुट्टी होती है, आशु स्कूल गेट से बाहर आती है। तभी एक लग्जरी कार झटके से उसके सामने रुकती है। कबीर, जैक्सन, टायसन और बाकी दोस्त कार से उतरते हैं। आशु उन्हें देखते ही खुशी के मारे दौड़कर कबीर को हग कर लेती है। कबीर भी स्माइल करते हुए धीरे से उसे हग बैक करता है। क्लास की सारी लड़कियां, जो अभी बाहर निकली थीं, चारों हैंडसम लड़कों को देखकर दंग रह जाती हैं। कुछ तो आशु के पास आकर पूछने लगती हैं, ये तुम्हारे भाई हैं? आशु अभी बोल ही रही थी कि मैक्स अपनी नशीली आवाज में कहता है, आपको क्या लगता है मैं इसका भाई हूँ या कुछ और? उसकी बात सुनते ही कई लड़कियां पागल हो जाती हैं और उस पर फ्लर्ट करने लगती हैं। आशु उन्हें इग्नोर करती है और कबीर की ओर देखकर कहती है, चलो बैठो। मैक्स भी वही फ्लर्टी अंदाज में स्माइल देता हुआ बैठ जाता है। बाकी लोग भी कार में बैठ जाते हैं। आशु का कुकिंग प्लान। कार में बैठकर आशु कबीर को देखती है और कहती है, मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, क्या हम सुपरमार्केट चल सकते हैं? कबीर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, क्यों नहीं। सारे लोग सुपरमार्केट पहुँचते हैं। लड़कों ने अपने चेहरे मास्क से ढक रखे थे, उनकी पर्सनैलिटी इतनी कमाल की थी कि सारे लोग उन्हें देखकर रुक जाते थे। जहाँ कोई लड़का आशु को घूरता, कबीर तुरंत उसे ऐसी नज़र देता कि वो लड़का 1 सेकंड बाद ही नज़र हटा लेता। साफ दिख रहा था, कबीर जैसे कह रहा हो, अगर इसे और देखा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आशु बहुत सारी सब्जियां, मीट, एग्स और चीजें लेती है। पेमेंट के बाद सभी वापस कार में बैठे और पैलेस पहुंच गए। आशु उतरते ही कहती है, सारे सामान को किचन में रख दो, आज मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। मैक्स कहता है, तो तुम्हारी मदद कौन करेगा अब? अंशु फिर प्यारी सी मुस्कान के साथ कबीर को देखती है, आप लोग हैं ना? कबीर कहता है, हाँ क्यों नहीं। आशु अपने कमरे में जाती है, फ्रेश होती है और कपड़े बदल कर आती है, एक क्यूट टॉप और शॉर्ट्स पहनकर। फिर वो किचन में घुस जाती है। करी और चावल किचन में महक। लगभग 1.5 घंटे बाद किचन से इतनी लाजवाब खुशबू आती है कि सबके पेट खुद ब खुद गड़गड़ाने लगते हैं। आशु ने बनाया था चिकन बिरयानी, एग करी, पनीर तड़का, नान, रोटी, राइस और कई तरह की सब्जियां, सब एक से बढ़कर एक। सभी लोग टेबल पर बैठते हैं। खाना देखकर सब आंखें फाड़ कर रह जाते हैं। पहले भगवान से प्रेयर करते हैं, फिर खाना शुरू होता है। सब उसे तारीफों से भर देते हैं। कबीर ज्यादा तारीफ नहीं करता था, पर आज उसके चेहरे पर वो छुपी हुई मुस्कान साफ दिख रही थी। आशु खुश हो जाती है। ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। चैप्टर 9, ग्रेजुएशन का आखिरी दिन। लगभग 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में कबीर और आशु की बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। आज आशु का स्कूल का आखिरी दिन था। उसके बाद वो कॉलेज में जाएगी, ग्रेजुएशन शुरू होगा। आज का दिन दोनों के लिए बहुत खास था। कबीर की तैयारी। कबीर अपने रूम में खड़ा था। उसने ब्लैक कलर की कोट पहनी थी, नीचे ब्लैक जीन्स और बालों को जेल से अच्छे से सेट किया था। एक महंगी घड़ी उसके हाथ में चमक रही थी। तभी रूम का डोर खुला। बिना नॉक किए चारों दोस्त अंदर आए। आज चारों ने भी सेम ब्लैक ड्रेसेस पहनी थी। सबकी पर्सनैलिटी जानलेवा लग रही थी। मैक्स हंसते हुए बोला, कबीर चलो, नहीं तो हमारी आशु गुस्सा हो जाएगी। आज उसका बहुत खास दिन है।
कबीर हल्की स्माइल करता है। अब वो मुस्कुराना भी सीख गया था। जिस रहस्यमय आदमी ने पहले हमला किया था वो भी पकड़ा जा चुका था। अब सब शांत था। कबीर बोलता है, चलो ठीक है, चलते हैं। फिर सब लोग अपनी लग्जरी कार में बैठते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। ग्रेजुएशन कैंप। आशु की बेचैनी। स्कूल में एक लड़की खड़ी थी, लंबे भूरे बाल, बढ़ी हुई हाइट और बेहद क्यूट चेहरा। उसने ब्लैक ग्रेजुएशन ड्रेस पहनी थी और ब्लैक टोपी ग्रेजुएशन कैप लगाई थी। वो बार बार गेट की तरफ देखकर कहती, कब आएंगे, कब आएंगे। उसके दोस्त उसे शांत करते हुए बोले, चल तू अंदर चल, वे आ ही जाएंगे। आशु बोली, तुम लोग जाओ, अगर तुम्हें पीछे की सीट मिल जाए मेरे लिए सीट रखना। सब हंसकर बोले, ठीक है, और हॉल में चले जाते हैं। कबीर का आगमन। तभी बाहर कार आकर रुकती है। पांचों लोग बाहर निकलते हैं। आशु तेजी से उनके पास आती है और मुंह फुलाकर बोलती है, हैंडसम बॉय, आप इतनी लेट क्यों हुए? कबीर स्माइल करता है। मैक्स हंसकर बोलता है, अरे क्या बताऊं। कबीर को फिर से तैयार होने में देर हो गई। समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या पहने। आशु हंस देती है। कबीर कहता है, चलो और लेट नहीं, अंदर चलो। आशु कबीर का हाथ छोड़कर हॉल की तरफ दौड़ जाती है। स्टेज पर आशु। स्टेज पर सबके नाम बुलाए जाते हैं। सबको सर्टिफिकेट मिल रहे थे। फिर आशु का नाम आता है। आशु उत्साह में स्टेज पर चढ़ती है, सर्टिफिकेट लेती है और कबीर की तरफ देखकर उसे एक आंख मारती है और स्माइल करती है। कबीर उसे देखकर हल्का हंसता है, मन ही मन कहता, कितनी छिछोरी है ये, पर कैसी प्यारी लगती है। कबीर के चारों दोस्त स्टेज पर आशु को देखकर सीटी बजाने लगते हैं। पूरा हॉल चारों की हैंडसम पर्सनैलिटी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। टीचर्स, स्टूडेंट्स, माएँ, सब उन्हें देख रहे थे। आखिर में सब स्टूडेंट्स अपनी टोपी हवा में उछालते हैं। कबीर की निगाहें सिर्फ आशु पर थीं। आशु की स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी थी। ग्रेजुएशन ट्रीट। सब कार में बैठते हैं। आशु खुश होकर कहती है, मुझे ट्रीट चाहिए, आज मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। मैक्स हंसकर कहता, क्यों नहीं, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। कार एक लग्जरी होटल पर रुकती है। सभी अंदर जाते हैं, टेबल पर बैठते हैं। आशु अपनी पसंद की सारे डिशेज ऑर्डर कर देती है। खाना आने के बाद वो कबीर को देखती है। कबीर समझ जाता है, कहता है, बोलो क्या मन में है। आशु धीरे से बोलती है, मेरे स्कूल वाले दोस्त ग्रेजुएशन ट्रिप पर जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। कबीर जैसे पत्थर हो गया। आशु को एक पल के लिए भी दूर जाने देना उसे मंजूर नहीं था। वो सख्त आवाज में बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आशु की आंखें भर आती हैं। वो गुस्से में कहती है, प्लीज, मुझे भी फ्रीडम चाहिए, आप कभी कहीं नहीं जाने देते, मैं भी अपने मन से कहीं जा सकती हूँ। कबीर ठंडे स्वर में, नहीं मतलब नहीं। आशु का गुस्सा फूट पड़ता है। वो टेबल पटकती है और बाहर निकल जाती है, कुछ नहीं खाती। कबीर भी गुस्से से भर जाता है। सब देखते हैं कि दोनों में टकराव बढ़ गया है। आशु बाहर खड़ी रो रही होती है, उसकी आंखें लाल थीं। यूरोपीय महल हवेली में टकराव। घर पहुंचकर आशु तुरंत अपने रूम की तरफ दौड़ती है। कबीर पीछे पीछे आता है। वो जल्दी से बोलता है, ठीक है, तुम जा सकती हो। आशु पलटकर खुशी से उसकी तरफ देखती है, लेकिन कबीर बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे मुड़ जाता है, कार में बैठकर चला जाता है। आशु समझ जाती है कि हैंडसम बॉय खराब मूड में है। वो मन में सोचती है, जब मैं ट्रिप से वापस आऊंगी तो इन्हें मना लूंगी। रात भर वो पैकिंग के बीच इंतजार करती रहती है कि कबीर आएगा, लेकिन वो नहीं आता। सुबह उसके दोस्तों का बार बार फोन आता है, कबीर से आकर बात कर लूंगी, यह सोचकर वो निकलने का फैसला करती है। चारों भाइयों से मिलकर, गले लगाकर वो कार में बैठ जाती है और ट्रिप के लिए निकल जाती है। चैप्टर 10, पिकनिक का खतरा। आशु अपने स्कूल बस में बैठी हुई थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन कहीं लग नहीं रहा था, दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद वो एक लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है, मैं लौटकर कबीर को मनाऊंगी और प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कबीर की सारी बातें मानूंगी। वो चाहते हैं कि मैं घर में रहूं, तो मैं रहूंगी, पर अभी थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती है, लगभग गाना गाने लग जाती है। बात बिगड़ जाए और उसका मूड कुछ ठीक हो जाता है। पिकनिक स्पॉट पहुंचना। कुछ देर बाद बस पिकनिक स्पॉट पर पहुंचती है। यह एक बड़ा सा हाइकिंग एरिया था, बहुत सुंदर, प्राकृतिक।
हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ। आशु बस से उतरते ही हैरान रह जाती है। वाह, ये कितना खूबसूरत है, इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। टीचर कहते हैं, चलो हम सब माउंटेन के ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ टेंट लगाएंगे, सुबह से आगे की एक्टिविटी कंटिन्यू होगी। सब बच्चे यस मैम कहते हैं और टीचर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। आशु भी हाइकिंग वाला पूरा आउटफिट पहने थी। वो आसानी से ऊपर चढ़ सकती थी। हवा में हल्की नमी थी, झरने की आवाजें आ रही थी, वातावरण बेहद शांत और खूबसूरत था। लगभग 2.5 घंटे बाद सभी ऊपर पहुंचते हैं। टीचर के बोलने पर सब टेंट लगाने में लग जाते हैं। 6 बजे तक सारी तैयारी हो जाती है। सूरज ढलना और रात का आराम। सूरज ढल रहा था, सबने मिलकर भगवान की प्रार्थना की, फिर डिनर किया। आशु भी अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे करती रही। बहुत थक चुकी थी, इसलिए सोचती है चलो टेंट में जाकर आराम कर लेती हूँ। वो टेंट में जाकर बिस्तर पर गिर जाती है और अंगड़ाई लेते हुए बोलती है, ओ माय गॉड, मैं कितनी थक गई हूँ। फिर उसे ख्याल आता है, एक बार कबीर से बात कर लेती हूँ। वो अपना फ़ोन निकालती है और कबीर को कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता। बार बार कोशिश करती है। उसका मन उदास हो जाता है। वो खुद को समझाती है, नेटवर्क का इश्यू होगा, कोई बात नहीं, बात हो ही जाएगी। धीरे धीरे वो सो जाती है। सूर्यास्त। अगले दिन सुबह सब जल्दी उठ जाते हैं। सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। नई पौधों की जानकारी ले रहे थे, जगह जगह रुक रहे थे। वहाँ एक खूबसूरत झरना भी था। सब वहाँ जाना चाहते थे पर कुछ टीचर मना कर रहे थे क्योंकि वहीं खतरा भी था। दिन ऐसे ही बीत गया। कल सबको वापस घर लौटना था। आशु बार बार कबीर को कॉल करने की कोशिश करती, पर फोन ही नहीं लग रहा था। वो परेशान हो जाती है पर कुछ कर नहीं सकती थी। हंसिया चांद रात, फिसलती जिंदगी। रात को सब डिनर करके सो जाते हैं। आशु के टेंट में उसकी 2 दोस्त भी थीं। कुछ देर बाद आशु की आंख खुलती है। वो देखती है कि दोनों दोस्त आपस में धीरे धीरे बात कर रही हैं। आशु चुपचाप सुनने लगती है। एक लड़की बोलती है, यार चल ना, बाजू वाले टेंट वाले लड़के जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। दूसरी बोली, हाँ चल, डर किस बात का, इतनी बड़ी हो गई हैं हम। तभी उन्हें एहसास होता है कि आशु जाग गई है। एक लड़की आशु को हिलाते हुए बोलती है, आशु चल ना, कुछ नहीं होगा, सब साथ में जा रहे हैं। आशु पहले घबरा जाती है, फिर झिझकते हुए हाँ बोल देती है। सभी धीरे धीरे टेंट से बाहर निकलते हैं। थोड़ी दूरी पर और भी बच्चे मिल जाते हैं। सब मिलकर झरने, वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू डायमंड झरना। झरने तक पहुंचते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। वो झरना चांदनी रात में नीले डायमंड की तरह चमक रहा था। पानी हल्के ब्लू कलर में चमक रहा था। एक हल्की सी ठंडक हवा में थी। सब बेहद खुश हो जाते हैं। लड़कियां फोटो लेने लगती हैं। दोस्त कहते हैं, चलो टीचर को पता चलने से पहले वापस चलते हैं। तभी टक्कर अचानक एक बहुत तेज चीख सुनाई देती है। आवाज इतनी डरावनी थी कि सबके पैरों से जमीन खिसक गई। कौन चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, जानने के लिए अगले चैप्टर में जरूर बने रहिए। तारांकन दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चमकता दिल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।